आज बात करते हैं एक ऐसे शहजादे की जिसने महज 11 साल की उम्र में अपना राजपाट खो दिया, दर दर भटका, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ? एक छोटा सा राज्य, एक हारा हुआ राजा और फिर इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की शुरुआत। चलिए इस कमाल की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब बाबर हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था तो उस वक्त यहाँ के हालात कैसे थे, क्योंकि यही वो हालात थे जिन्होंने बाबर को यहाँ आने का रास्ता दिखाया। देखिए, वो ताकत जो कभी पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोए रखती थी, यानी दिल्ली सल्तनत, अब वो कमजोर पड़ रही थी। उसकी पकड़ ढीली हो रही थी और सियासत में एक खालीपन सा आ गया था। तो हुआ ये कि सल्तनत के कमजोर पड़ते ही देश की पॉलिटिकल यूनिटी बिखर गई। कई छोटे छोटे नए राज्य बन गए और हर कोई अपना अपना दम दिखा रहा था, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं था जो सबको फिर से एक कर सके। और बस यही बिखराव किसी भी बाहरी हमलावर के लिए एक गोल्डन चांस था। तो इस सारे माहौल के बीच एंट्री होती है बाबर की। आखिर ये बाबर था कौन, कहाँ से आया था और हिंदुस्तान से क्या चाहता था? उसकी रगों में दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और माँ की तरफ से चंगेज खान का। तो जाहिर है लड़ने और जीतने की जिद तो उसे विरासत में ही मिली थी। कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 11 साल का था। पिता की मौत के बाद उसे फरगाना का छोटा सा राज्य मिला, लेकिन उसकी नजरें बहुत दूर थीं। वो अपने पुरखे तैमूर के शानदार शहर समरकंद को जीतना चाहता था। कई बार कोशिश की पर नाकाम रहा। हारकर उसने अपना रुख बदला और काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल ही उसका नया बेस बना और यहीं से उसकी नजरें हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर टिक गई। काबुल में बैठकर बाबर सिर्फ अपनी सेना ही तैयार नहीं कर रहा था, वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। और वो मौका उसे बहुत जल्द मिला, एक ऐसा मौका जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। और ये बहुत दिलचस्प बात है, बाबर कोई अचानक आया हमलावर नहीं था, उसे तो हिंदुस्तान के अंदर से ही बुलाया गया था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से उसके अपने ही लोग, जैसे पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, नाराज थे। उन्होंने ही बाबर को न्योता भेजा कि आओ और लोदी को हटाओ। शायद उन्होंने सोचा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर के प्लान कुछ और ही थे। अब जरा दोनों फौजों को देखिए, एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी लेकिन बहुत ही अलग फौज। 1526 में पानीपत के मैदान में लोदी की सेना कई गुना बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो हिंदुस्तान में किसी ने देखी तक नहीं थी, तोपें और बारूद। साथ में थे उसके घुड़सवार जो जंग के मैदान के माहिर खिलाड़ी थे। इस लड़ाई में बाबर ने कमाल की रणनीति अपनाई और नतीजा एक ऐसी जीत जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया और लोदी सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। दिल्ली के तख्त पर अब एक नए वंश का उदय हुआ, मुगल वंश। लेकिन देखिए, दिल्ली जीतना एक बात थी और उस जीत को कायम रखना बिल्कुल दूसरी। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। और बाबर का सबसे बड़ा चैलेंज कौन था? मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा। मजे की बात तो ये है कि बाबर ने खुद अपनी किताब में उनकी बहादुरी की तारीफ की है। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला था। 1527 में खानवा के मैदान पर दोनों की टक्कर हुई। ये एक भयानक लड़ाई थी, लेकिन बाबर की जीत हुई। इस जीत ने राजपूतों के गठबंधन को तोड़ दिया और हिंदुस्तान में मुगल राज की नींव को और भी मजबूत कर दिया। पर बाबर रुका नहीं, जीत का ये सिलसिला चलता रहा। अगले ही साल 1528 में उसने चंदेरी के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया और फिर 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगान सरदारों को भी हरा दिया। एक के बाद एक 3 बड़ी जीतें और अब उत्तर भारत पर उसका पूरा कंट्रोल था। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि बाबर की कहानी सिर्फ जंग और जीत की है, तो हम गलत हैं। इस लड़ाके का एक और चेहरा भी था, एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, वो तलवार का जितना धनी था, उतना ही कलम का भी। एक ही इंसान के अंदर ये 2 खूबियां होना वाकई हैरान करता है। मतलब जंग के मैदान से दूर
बाबर एक बहुत बड़ा साहित्यकार था। तुर्की और फारसी दोनों जबानों पर उसकी जबरदस्त पकड़ थी। उसने तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। इसमें उसने अपनी जिंदगी की हर अच्छी बुरी बात को बड़ी ईमानदारी से लिखा है। और तो और उसे बाग बगीचे बनाने का भी बड़ा शौक था। आगरा और लाहौर में उसने जो बाग बनवाए वो आज भी मुगल गार्डनिंग की शानदार मिसाल हैं। हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत की बुनियाद रखने के कुछ ही साल बाद 26 दिसंबर 1530 को इस योद्धा और शायर का सफ़र ख़त्म हो गया। बाबर ने हिंदुस्तान पर सिर्फ 4 साल हुकूमत की, सिर्फ 4 साल। तो ये सवाल आज भी पूछा जाता है, उसकी असली विरासत क्या है? वो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो उसने जीती, या फिर वो विशाल साम्राज्य जिसकी उसने नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया।